हमारे सिर के ऊपर 100 मील से भी कम दूरी पर एक अखंड ब्रह्मांड है जो हमारी समझ से भी कहीं अधिक विशाल है। ये विशाल का ब्रह्मांड खाली जगह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह अविश्वसनीय ब्रह्मांड खगोलीय घटनाओं से भरा है जो हमारा दिमाग मुश्किल से समझ सकता है। क्या हम तारे के भीतर तारे जैसी चीजों के अस्तित्व को समझ सकते हैं, या हीरे से बना एक ग्रह, परमाणु के आकार के ब्लैक होल, या यहाँ तक कि व्हाइट होल्स भी। इससे पहले कि हम बाहरी अंतरिक्ष की दुनिया में खो जाएं, हम पृथ्वी से दिखाई देने वाले इन महान तारों के विस्तार के बारे में जान लेते हैं जो वास्तव में आपके होश उड़ा देंगे। पृथ्वी गोल नहीं है। आपने भी शायद अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें देखी होंगी जो दिखाती हैं कि हमारा ग्रह गोल है, लेकिन नीले संगमरमर की तरह दिखाई देने वाली हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है और न ही समतल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है और इसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे ज्यादा है और ध्रुवों पर लगभग न के बराबर है। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान उसके भीतर समान रूप से वितरित है, इसलिए ये फोर्स पृथ्वी के इक्वेटोरियल सेक्शन को बाहर की ओर खींचता है। यह पृथ्वी को लगभग एक दबे हुए आकार का रूप देता है, जैसे गलती से इस पर कोई बैठ गया हो। यह प्रभाव इतना छोटा है कि यदि हम ध्रुवों पर पृथ्वी के व्यास की तुलना भूमध्य रेखा से करते हैं तो हमें केवल 0.3% बड़ा अक्षांशीय उभार दिखाई देगा। यह करीब माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर मरियाना ट्रेंच की गहराई का 2 गुना है। सूरज जल नहीं रहा है। आपने अपने चेहरे पर चमकती सूरज की गर्म किरणों को महसूस किया होगा, लेकिन इस गर्मी के बावजूद यह गर्म गैस की विशालकाय गेंद वास्तव में जल नहीं रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जलता हुआ शब्द एक रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है जिसमें एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट होती है। तो एलिमेंट खुद नहीं बदलता है, बल्कि इसके इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट बदलती है। हालांकि हमारा सूर्य जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से भरा हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि परमाणुओं की रीअरेंजमेंट की बजाय एलिमेंट की प्रकृति बदलती है। हाइड्रोजन को जलाने की बजाय सूर्य इसकी विशाल मात्रा को हीलियम और ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतना है कि यह 1 मिनट में लगभग 300 मिलियन टन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो नासा के अनुसार हर सेकंड में 100 बिलियन टन डायनामाइट विस्फोट करने के बराबर है। इस अपार प्रतिक्रिया के लिए एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट की गर्मी और प्रेशर की आवश्यकता होती है, लगभग एक सितारे के आकार के प्रेशर कुकर की तरह। सौरमंडल की सबसे भारी चीज। भले ही सूरज अपने सीमित ईंधन सोर्स को ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा हो, फिर भी सूर्य हमारे सौरमंडल की सबसे भारी चीज है और किसी भी छोटे अमाउंट से नहीं। यह सौरमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99.85% है। तुलना में सभी 8 ग्रह संयुक्त रूप से 0.135% हैं। लेकिन सूरज तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है, तो आखिर ये इतना भारी क्यों है? सूरज के कोर का गुरुत्वाकर्षण बल जबरदस्त प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस के अधिकांश कण कोर में कंडेंस हो जाते हैं। हालांकि सूर्य का कोर इसकी पूरी वॉल्यूम का सिर्फ 2% है। इसकी डेंसिटी पारे की लगभग 15 गुना है। इसका मतलब है कि सूर्य के पूरे द्रव्यमान का यह आधा हिस्सा है। तो इसका डायमीटर पृथ्वी की तुलना में 109 गुना है, जबकि वजन लगभग 3,33,000 गुना अधिक है। ब्रह्मांड का सबसे भारी तारा। हमारा सूरज अविश्वसनीय रूप से भारी हो सकता है, लेकिन अगर इसकी तुलना ब्रह्मांड के दूसरे तारों से की जाए तो हमारा सूर्य हल्के तारों की श्रेणी में आएगा। हमारे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे भारी तारा R136A1 है। वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि यह तारा हमारे सूरज की तुलना में 315 गुना ज्यादा भारी है। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह लगभग 105 मिलियन पृथ्वी के बराबर है। ऐसा क्या है जो इस तारे को इतना ज्यादा भारी बनाता है? यदि आप अपने टेलीस्कोप द्वारा पृथ्वी से 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर देख सकें, तो आपको अपनी आंखों से यह भयावह दृश्य दिखाई देगा। ये है टैरेंटुला नेबुला। ये एक दुर्लभ श्रेणी का तारा है जिसमें आयोनाइज्ड हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन की विशाल मात्रा है। ये बहुत भारी एलिमेंट्स हैं जो इस विशाल तारे को अकल्पनीय द्रव्यमान और इंटेंस चमक देते हैं। इतनी चमक देते हैं कि यदि इसकी तुलना हमारे सूर्य से की जाए
तो ये तारा हमारे सूर्य को इतनी ज्यादा चमक और दे सकता है जितनी हमारा सूर्य हमारे चांद को देता है। अब शायद ये कोई भी कह सकता है कि R136A1 तारे की तुलना में हमारे सूर्य का वजन न के बराबर है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा R136A1 बेशक अविश्वसनीय रूप से भारी हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसका डायमीटर हमारे सूर्य की तुलना में सिर्फ 35 गुना ज्यादा है। यानी अपने ज्यादा भार की तरह ये तारा ज्यादा बड़ा नहीं है। युवा स्कूटी वर्तमान में मनुष्यों को ज्ञात अब तक का सबसे बड़ा तारा है। ये तारा इतना ज्यादा बड़ा है कि यदि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर इसकी तुलना हमारे सूर्य से की जाए तो हमारा सूर्य इसके सामने एक पिक्सल के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर ये इतना बड़ा है तो ये हमें पृथ्वी से नग्न आंखों से ही क्यों नहीं दिखाई देता। ये तारा हमारी पृथ्वी से 5219 प्रकाश वर्ष के आसपास आकाशगंगा के स्कूटम तारामंडल में स्थित है। लेकिन भले ही ये तारा बहुत दूर है, ये तारा अविश्वसनीय आकार का है जो इसे सितारों के छोटे समूहों से अलग करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा स्कूटी हमारे सूरज की तुलना में 1700 गुना ज्यादा बड़ा है, जो इसे लगभग 1.47 मिलियन मील का डायमीटर देता है। प्लेनेट 9। अगर आप हमारे सौरमंडल के सभी ज्ञात ग्रहों से आगे की यात्रा करना चाहते हैं तो आप एक ठंडी अंधेरे से भरी जगह पर आ जाएंगे जिसे काइपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के सर्कुलर ऑर्बिट के विपरीत काइपर बेल्ट में मौजूद बड़े ऑब्जेक्ट्स की ट्रैजेक्टरीज कुछ अजीब सी है। हालांकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स सूर्य की ही परिक्रमा कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स सभी एक ही दिशा में अजीब तरह की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन खगोल विज्ञान के नियमों के अनुसार ये असमानता असंभव होनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि इन ऑब्जेक्ट्स की टेढ़ी मेढ़ी ट्रैजेक्टरी संभव है। अगर कोई विशाल अनदेखा ग्रह विपरीत दिशा में घूम रहा है जो उनकी गणना के अनुसार उन्हें संतुलित कर रहा है तो ऐसा संभव है। अगर ऐसा है तो इस नौवे ग्रह को पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10 गुना होना चाहिए। इसके आकार को देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक अब तक टेलीस्कोप के जरिए इस ग्रह को क्यों नहीं देख पाए हैं। इस बात को इस अजीब ऑर्बिट के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमारे सूर्य से सबसे दूर का ज्ञात ग्रह नेपच्यून 2.8 बिलियन मील दूर है, जो हर 165 सालों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन प्लेनेट 9 का ऑर्बिट सूर्य से नेपच्यून की दूरी का लगभग 20 गुना होगा, जिसका मतलब है कि प्लेनेट 9 को सूर्य का चक्कर लगाने में करीब 10,000 से 20,000 साल तक का समय लगेगा। लेकिन सैटेलाइट या टेलीस्कोप से किसी भी ठोस सबूत के बिना यह काल्पनिक ग्रह पूरी तरह से थ्योरेटिकल ही है। आपको क्या लगता है, प्लेनेट 9 मौजूद है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सितारों की संख्या। आकाश में दिखाई दे रहे हर तारे को गिनना एक अंतहीन काम लगता है, लेकिन थोड़े से गणित के साथ यह पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। इस खगोलीय मिशन में हमें कितना समय लगेगा? चलिए एक आकाशगंगा के स्तर पर शुरू करते हैं। कुछ गणनाओं से पता चलता है कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में 100 से 400 बिलियन तारे मौजूद हैं। एक सटीक गणना करने के लिए हम इसे एक पॉइंट के रूप में ध्यान रखेंगे। अब हमें पता लगाना होगा कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं। अब जैसे कि हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना बड़ा है, तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि एक खगोल वैज्ञानिक जिनका नाम डेविड कॉनरैक है ने लगभग 10 ट्रिलियन आकाशगंगाओं के लगभग एक मोटा अनुमान प्रपोज किया है। तो अगर हम एक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारों के अनुमान से गणना करें तो ब्रह्मांड में तारों की संख्या लगभग 1 सेप्टिलियन है, मतलब 1 के आगे 24 शून्य। तो अब हमारे पास एक संख्या है। अनुमान लगाइए कितना समय लगेगा हमें आसमान में मौजूद हर एक तारे को गिनने में। मान लीजिए कि हम हर सेकंड में एक तारा गिनते हैं, तो हर एक तारे को पिन पॉइंट करने में हमें करीब 31 क्वाड्रिलियन से ज्यादा साल लग जाएंगे। हेक्सागोनल तूफान। स्कूल में आपने शायद जरूर जाना होगा कि शनि ग्रह की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी रिंग्स हैं, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको इस ग्रह पर हैरान कर देने वाला एक विशाल हेक्सागोनल तूफान दिखाई देगा। इसे पहली बार 1988 में वॉयेजर द्वारा प्राप्त फुटेज में खोजा गया था और फिर 2004 में कैसिनी की अतिरिक्त यात्राओं ने इस हेक्सागोनल तूफान के बारे में जानकारी का खुलासा किया।
थर्मल इमेज से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह लगभग 20,000 मील चौड़ा है और 60 मील गहरा है, जिसमें लगभग 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। लेकिन कैसे ये एलिमेंट्स पॉलीगन का निर्माण करने के लिए एक साथ फिट बैठते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड आमतौर पर ऐसी सीधी रेखाओं में निर्मित नहीं होता। इन सभी जानकारियों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के चारों ओर ग्रह के पूर्वमुखी वायु प्रवाह में छोटे छोटे तूफानों को जोड़कर कंप्यूटर सिमुलेशन में अजीबोगरीब आकार के तूफान को फिर से बनाने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि वर्तमान में ये एक दूसरे से घुल मिल गए हैं और एक हेक्सागोनल आकार में बदल गए हैं। अद्भुत अरोराज। क्या आपने कभी पृथ्वी का सबसे बड़ा लाइट शो देखा है? मैं यहाँ दिवाली की बात नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव की प्राकृतिक रोशनी की बात कर रहा हूँ। जैसे हरे रंग के रिबन की लहरों की तरह ये रात के समय बहुत आकर्षक और अच्छे से दिखाई देती हैं। ये लाइट शो सूर्य के कारण होता है। ये हरी पट्टियां तब बनती हैं जब सौर हवाएं, जो सूर्य द्वारा छोड़े गए हाई स्पीड इलेक्ट्रिफाइड पार्टिकल्स होते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। कुछ पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड रेखाओं को पार करके पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक ध्रुवों में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पार्टिकल्स फंस जाते हैं और हमारे वायुमंडल में परमाणुओं से टकराने लगते हैं, जो प्रकाश के रूप में एनर्जी रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन लाल और हरे रंग की रोशनी रिलीज करती है, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स बैंगनी और नीले रंग में चमकते हैं। लेकिन अरोराज सिर्फ पृथ्वी पर होने वाली कोई चीज नहीं है। ये सौर हवाएं बृहस्पति जैसे दूर ग्रहों तक भी पहुंच जाती हैं। एक अल्ट्रावायलेट कैमरे का उपयोग करके हब्बल टेलीस्कोप 2016 में बृहस्पति ग्रह पर सक्रिय अरोराज को कैप्चर करने में सक्षम रहा। बृहस्पति ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 20,000 गुना ज्यादा मजबूत है, जिससे यहाँ अरोराज का निर्माण इतने बड़े पैमाने पर होता है कि ये बृहस्पति पर हमारे पूरे ग्रह जितने बड़े क्षेत्र को कवर करती है। सिर्फ बृहस्पति ही नहीं, शनि ग्रह पर भी ध्रुवों के चारों ओर कुछ शानदार अरोराज रिबन का निर्माण होता है। 2018 में हब्बल के अल्ट्रावायलेट लेंस से कैप्चर की गई इन तस्वीरों में अरोराज नीले रंग की दिखाई देती हैं, लेकिन कैसिनी से प्राप्त डेटा से संकेत मिला है कि मानव आंखों में ये रिबन वास्तव में लाल और बैंगनी दिखाई देते हैं। अब जब हम पृथ्वी, बृहस्पति और शनि के अरोराज का पता लगा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे शानदार रोशनी किस ग्रह की है? नेस्टिंग डॉल स्टार्स। आपको लगता होगा कि ब्रह्मांड हर सितारे के लिए काफी बड़ा है और उसमें बहुत जगह है, लेकिन ज़ेटकॉव थ्योरी के अनुसार कुछ सितारों की कोई निजी सीमा नहीं होती। इसके बजाय वे दूसरे बड़े सितारों के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे रशियन नेस्टिंग डॉल। ये असंभव लगता है। यहाँ दो मेन थ्योरीज हैं जो इस घटना की व्याख्या कर सकती हैं। यह एक बाइनरी सिस्टम से शुरू होता है, जहाँ दो स्टेलर बॉडीज गुरुत्वाकर्षण के साथ बंधी होती है। जब दो तारों में से ज्यादा बड़ा तारा एक सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाता है, तो एक छोटा अल्ट्रा घना अवशेष बच जाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। समय के साथ ये न्यूट्रॉन स्टार धीरे धीरे एक्सपैंड होता जाता है और एक लाल रंग के विशाल दानव में बदल जाता है। फिर बाइनरी सिस्टम का दूसरा तारा इस विशाल दानव के चारों ओर घूमने लगता है और अंत में इस गर्म गैस से बने खोल के सेंटर में चला जाता है। एक दूसरी थ्योरी बताती है कि एक सुपरनोवा से निकली ऊर्जा न्यूट्रॉन तारे को किसी लाल विशालकाय तारे की ओर धकेल सकती है। इन दोनों थ्योरीज की पुष्टि अभी नहीं हुई है। अजनबी सूर्यास्त। 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर ने एक नीले रंग के सूर्यास्त की तस्वीरें भेजी। जी हाँ, नीले रंग का सूर्यास्त। लेकिन दिन के दौरान यही आसमान नारंगी होता है। यह पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत है। तो आखिर ये मंगल ग्रह पर कैसे काम करता है? पृथ्वी पर आकाश नीला है क्योंकि जो मॉलिक्यूल हमारे वायुमंडल को बनाते हैं वे आंशिक रूप से सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं और इसे आकाश में बिखेरते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल लाल प्रकाश की लंबी वेवलेंथ्स की तुलना में नीले प्रकाश की छोटी वेवलेंथ्स को बिखेरने में बहुत बेहतर होते हैं। हालांकि सूर्यास्त के दौरान सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा वातावरण से गुजरती है कि अधिकांश नीला प्रकाश लाल या संतरी की तुलना में पीछे छूट जाता है। हालांकि यह मंगल ग्रह पर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है, जो कि लोहे के ऑक्साइड धूल से भरा है, जिसे आमतौर पर जंग के रूप में जाना जाता है। यही धूल है जो दिन के दौरान ग्रह को एक विशिष्ट लाल रंग देती है। लाल रंग की रोशनी इन्हीं कणों के माध्यम से बिखर जाती है,
जिससे आकाश लाल या नारंगी रंग का प्रतीत होता है। लेकिन शाम के समय धूल की डेंसिटी लाल रोशनी को बहुत दूर बिखेर देती है, जिससे छोटी वेवलेंथ की नीली रोशनी वातावरण में आसानी से गुजर जाती है और सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। आकर्षक सुपरनोवा। हमेशा एक जैसे दिखने वाले ये तारे हमेशा के लिए नहीं रहते और जब वे मर जाते हैं तो एक भयानक धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये तारे विशालकाय होते हैं जिनका द्रव्यमान कम से कम हमारे सूर्य की तुलना में 8 गुना होता है। सितारे जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उससे बाहर की ओर एक इंटेंस प्रेशर जनरेट होता है जो तारे को अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के तहत कोलैप्स होने से रोकता है। लेकिन जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण अंततः प्रेशर के अगेंस्ट जीत जाता है। ये सब इतना अचानक होता है कि ऐसा लगता है जैसे सिर्फ 15 सेकंड में पृथ्वी के द्रव्यमान का 1 लाख गुना कोलैप्स हो गया हो। जैसा कि हम इस नासा एनिमेशन से देख सकते हैं कि ये धमाके की शॉक वेव्स हैं जो मरते हुए तारे की बाहरी परत को अलग करती हैं। लेकिन इसके विपरीत शायद ये आपने भी सोचा होगा कि ये हमेशा गोलाकार रूप से विस्फोट नहीं करते। प्रमाण के लिए सुपरनोवा 1987A पर नजर डालते हैं। ये पृथ्वी से लगभग 160,000 प्रकाश वर्ष दूर है। 1987 में विस्फोट होने के बाद वैज्ञानिकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तारे की गोलाकार फटने की उम्मीद थी, उसकी बजाय विस्फोट अलग अलग दिशाओं में हुआ। परिणाम में एक दिशा से यह विस्फोट एक टाई की तरह दिख रहा है और दूसरी दिशा से आई ऑफ सौरॉन। विचित्र ब्लैक होल्स। कुछ सुपरनोवा के अवशेष अलग ही रूप से दिखाई देते हैं और कुछ एक बुरे सपने की तरह हो जाते हैं। अगर किसी विस्फोट वाले तारे के शेष तारकीय कोर में हीट और प्रेशर का बाहरी फोर्स गुरुत्वाकर्षण के विरोध में नहीं रहता तो तारे का कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण से कोलैप्स हो जाता है। यह एक असंभव लगने वाली घटना है जिसे हम ब्लैक होल के रूप में जानते हैं। हालांकि ये घटना एक इमारत को ढहते हुए देखने जैसी नहीं है, क्योंकि एक तारा अपने आप में तेजी से घटती सतह को एक पॉइंट तक ले जाता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो सीमा है जहां टूटते हुए तारे के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए आवश्यक गति प्रकाश की गति को पार कर जाती है। इसका मतलब है कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड से यात्रा करने वाली कोई भी चीज इस कोलैप्सिंग ग्रेविटी द्वारा अंदर खींच ली जाएगी। प्रकाश के बिना इसके आसपास का समय इसके ऑब्जर्वर्स द्वारा रखी गई दर तक धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि ये एक असीम रूप से कोलैप्स होने वाली वस्तु है। लेकिन वास्तव में ये दिखते कैसे हैं? आपने शायद फिल्मों में देखा होगा जहां ब्लैक होल को एक ग्रह के आकार के जीरो के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन ये ब्लैक होल्स एक ग्रह के आकार से कई गुना बड़े हो सकते हैं। पृथ्वी से लगभग 104 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एबल 85 क्लस्टर में एक टन 618 नाम से जाना जाने वाला एक ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 66 बिलियन गुना ज्यादा है और ज्यादा द्रव्यमान का मतलब है एक विशाल आकार। इस ब्लैक होल की दुनिया का डायमीटर 242 मिलियन मील से ज्यादा है, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 2606 गुना है। ये ब्लैक होल अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल की श्रेणी में आता है। सितारों के विपरीत ब्लैक होल्स की कोई सीमा नहीं होती कि वे कितने छोटे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल एक सिंगल एटम जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इस आकार में भी एक ब्लैक होल में रिलेटिव मास होता है जो एक पहाड़ जितना बड़ा होगा। अजीब व्हाइट होल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्हाइट होल्स ब्लैक होल से थ्योरेटिकली विपरीत हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण सीमाएं हैं जो किसी भी चीज को भागने से रोक सकती है। 1970 के दशक में कुछ भौतिक वैज्ञानिकों ने गणना करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि एक विपरीत इकाई भी मौजूद हो सकती है जो किसी भी चीज को अंदर आने से रोकती है। तो एक ब्लैक होल मैटर को अंदर की ओर खींचता है और एक व्हाइट होल बाहर निकालता है। यह एक आश्चर्यजनक रूप से ब्राइट और एनर्जेटिक वस्तु होगी जो अंतरिक्ष की गहराई में ऊर्जा को चकित कर देने वाली दर तक पहुंचाती है। तो ये व्हाइट होल्स बनते कैसे हैं? इस थ्योरी के सभी रास्ते ब्लैक होल्स के बनने के बिल्कुल उलट इशारा करते हैं। इसलिए अपने आप में कोलैप्स होने की बजाय एक सुपर डेंस सिंगुलैरिटी मैटर को बाहर की तरफ निकालेगी। हालांकि ये फिजिक्स के कई फंडामेंटल नियमों का उल्लंघन करता है और अब तक ब्रह्मांड में कोई व्हाइट होल नहीं देखा गया है। ये अभी पूरी तरह से थ्योरेटिकल ही है।
1971 तक ब्लैक होल्स भी एक थ्योरी ही थे और आज 50 वर्षों बाद हम जानते हैं कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है कि अगले 50 वर्षों में हम व्हाइट होल्स का भी पता लगा लें। चमकने वाली बारिश। दुनिया के कुछ हिस्सों में बारिश अविश्वसनीय रूप से कीमती है, लेकिन हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों पर यह अमूल्य है क्योंकि यहाँ होती है हीरों की बारिश। यह अविश्वसनीय घटना गैस से बने विशाल ग्रहों के वातावरण में शुरू होती है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन सभी 4 ग्रहों में वायुमंडल है जिसमें हाई क्वांटिटी में मीथेन है। बिजली के तूफान के दौरान विद्युत ऊर्जा मीथेन को कालिख में परिवर्तित कर देती है, जो एक साथ चिपक जाती है और ग्रेफाइट के टुकड़ों में कठोर हो जाती है। अब क्योंकि ये टुकड़े भारी हो जाते हैं तो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे खींच लिए जाते हैं और इसके वायुमंडल के बढ़ते दबाव में जब कार्बन परमाणु संकुचित होते हैं तो कुछ लगभग 1 सेंटीमीटर डायमीटर के टुकड़े हीरे बन जाते हैं। शनि जैसे ग्रह पर इस तरह के तूफान में हर साल 1100 टन चमकदार पत्थरों की बारिश होती है। हीरे से बना ग्रह। सन 2004 में वैज्ञानिकों ने कैंकरी ई कॉन्स्टेलेशन में एक सुपर अर्थ की खोज की जिसका नाम 55 कैंकरी ई रखा गया। इस सुपर अर्थ की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने इसकी रचना का विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस कार्बन प्रचुर ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। ये ग्रह कुछ अलग था क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह को ग्रेफाइट और हीरे जैसे घने कार्बन यौगिकों से बना होना चाहिए, लेकिन ये नहीं था। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि शुद्ध हीरे की एक मोटी परत ग्रह की आंतरिक परत को अपने द्रव्यमान का तीसरा हिस्सा बनाती है, जो कि बहुत मूल्यवान लगता है। वास्तव में यदि इस ग्रह पर मौजूद हीरे की सामग्री पर मूल्य रखा जाए तो यह लगभग 26.9 मिलियन डॉलर का मूल्य होगा, लेकिन ये ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है क्योंकि इस ग्रह का तापमान 3900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है।